हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की जो परीक्षा है उसकी तिथियां निर्धारित हो चुकी हैं। संभवतः आपके पास महज 30 दिन का समय शेष बचा है। तो 30 दिन में आप क्विक रिवीजन के साथ ही साथ अपना सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट करना है आपको, और टेस्ट सीरीज भी आपको लगानी है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं लगभग 10 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस ये करा दूं एक तरीके से। उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्टिव क्लासेस होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं या फिर जो जिन प्रश्नों के आने की संभावना ज़्यादा है उन प्रश्नों को आपको करा दिया जाए। तो आज 4 तारीख है। आज 4 तारीख के बाद से आपको 10 अगस्त तक का आपका ये जो है सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। भले ही क्यों ना एक एक दिन में 2-2 या 3-3 क्लासेस आपको प्रोवाइड करिए जाएं। तो आप चैनल पे बने रहें, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपको यहाँ पे मटेरियल मिल रहा है वो मटेरियल बहुत ही ऑथेंटिक मटेरियल है, जिसके द्वारा आप किसी भी परीक्षा में आसानी से जो जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप हल कर सकते हैं। तो आपका जो सिलेबस था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, अशोक, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद में समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का लेक्चर भी आपको मिल चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपके सिलेबस में है। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में समझते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य। इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां कौन कौन सी थी? इनकी थी देवराज। चंद्रगुप्त की उपाधि कौन सी है? देवराज। जो हमको कैसे पता चलती है, कहाँ है? सांची जो अभिलेख है, सांची लेख में अंकित है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज की उपाधि मिली थी। शहशांक, शहशांक की उपाधि भी चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी। स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय ने यह उपाधि ली थी। खुद शहशांक, खुद चंद्रगुप्त द्वितीय ने यह उपाधि ली थी। ठीक है, किसी के द्वारा इनको यह उपाधि दी नहीं गई थी, इन्होंने स्वतः ही यह उपाधि ली थी। कौन सी उपाधि ली थी? प्रश्न आ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वतः कौन सी उपाधि ली थी? तो शहशांक की उपाधि स्वतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी। जबकि देवराज जो उपाधि थी वो हमको सांची का जो लेख है वहां पर अंकित है कि उनको देवराज की उपाधि मिली थी। शकारी यानी कि जो शक थे, शक जो थे, उन शकों का नाश किया था उन्होंने, इसीलिए उन्हें शक जो थे, शकों को पराजित किया था, इसीलिए उन्होंने शकारी की उपाधि उनको मिली थी। तो शकों का शत्रु कहा जाता था, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी की उपाधि भी मिली थी। देवगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त की भी उपाधि मिली थी। क्यों? देवगुप्त की उपाधि से क्या संबंधित है? प्रवर सेन के चमक लेख में यह उपाधि अंकित है। देवगुप्त की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी। इसकी जानकारी हमको प्रवर सेन के चमक लेख है उसमें, उससे उसके द्वारा पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त भी कहा जाता था। ठीक है। परम भागवत, परम भागवत यह उपाधि उसके धर्मनिष्ठ वैष्णव होने की पुष्टि करता था। परम भागवत किसकी पुष्टि करता था? परम भागवत किसकी पुष्टि करता था? उसके धर्मनिष्ठ वैष्णव होने की उपाधि बताता था। चंद्र, चंद्र क्या करता था? मेहरौली लौह स्तंभ में अंकित है कि समुद्रगुप्त को चंद्र भी कहा जाता था। मेहरौली, जो मेहरौली एक जगह है वहां पर लौह स्तंभ है, मेहरौली लौह स्तंभ में वहां पर अंकित है, यानी कि लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि चंद्र भी थी। उनकी उपाधि देव है, इसकी जानकारी कहीं भी नहीं लिखी है। और विक्रमादित्य, शक विजय के पश्चात यह उपाधि धारण की थी। जो शक थे उनको, उनकी विजय, शकों के साथ में जब युद्ध हुआ था
तो विजय पाई थी इन्होंने। तो उसके बाद में पता चला, उसके बाद में जो उपाधि मिली वो उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि कब मिली, या उन्होंने ये उपाधि कैसे ग्रहण की, या किस तरह से इस उपाधि के बारे में पता चलता है। तो जो शकों को पराजित करने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। नेक्स्ट है आपका, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, चंद्रगुप्त चांदी की जो मुद्रा है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो चांदी की मुद्रा का प्रचलन करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। जो गुप्त काल में चांदी की मुद्रा का प्रचलन बढ़ा, तो क्यों बढ़ा, किसके शासनकाल में बढ़ा? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के
फाहियान चीनी यात्री थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था कुंड। फाहियान का मूल नाम क्या था? मूल नाम था इनका कुंड, ठीक है। और एक चीन का था, तो ये चीनी यात्री थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने लगभग 399 ईसा में अपने कुछ मित्र हुए इनके चिंग, ताओचेंग, हुई, मिंग के साथ में भारत की यात्रा प्रारंभ की थी। हालांकि इनके मित्रों का नाम नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाता है फाहियान किसके शासनकाल में आए थे, और कभी कभी मैचिंग के लिए उनको आगे पीछे लगा दिया जाता है। तो आपको इतना याद करना पड़ेगा, 399 ईस्वी में फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक चला। तो आप ये मैचिंग के लिए बहुत आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक चला, ठीक है। फाहियान ने भारत की जब फाहियान भारत आए थे तो इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था बौद्ध हस्तलिपियाँ, जो बौद्ध धर्म था उसमें हस्तलिपियाँ, जो हाथ से लिखी गई लिपियाँ थी उनको, और बौद्ध स्मृतियों को खोजना। मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित जो उनको स्रोत मिलते उसको उनको खोजना उनका मुख्य उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से वो भारत आए थे, ना कि यहाँ पे टिकने आए थे। फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था, जिसने इसकी प्रसिद्ध पुस्तक, ये पूछी जाती है इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? फू की रचना किसने की थी? फाहियान ने की थी। ये उत्तर पश्चिम के स्थल मार्ग से आए थे, परंतु जाते समय इन्होंने कहाँ से? जल मार्ग से यात्रा की थी। इतना डीप आपके में नहीं आएगा, ठीक है। वह चीन के बाद खोतान कासगढ़ गया। खोतान में वह गोमती बिहार में ठहरा। इस बिहार में महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षु रहते थे। इसके बाद वह पंजाब होता हुआ मध्य प्रदेश यानी कि आया। इसी मध्य प्रदेश में उसके विवरण मिलता है। मध्य देश में ब्राह्मणों का देश है। यहाँ मृत्युदंड नहीं दिया जाता। आर्थिक दंड अधिक प्रचलित था। मध्य प्रदेश के लोग मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं करते थे, केवल चांडाल के अपवाद थे। मध्य प्रदेश यानी कि मध्य देश जो था वो लोग वहाँ के कैसे थे? खरीद और क्रय और विक्रय के लिए कौड़ियों का उपयोग करते थे। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मध्य देश यानी कि जो मिडल इंडिया, मध्य भारत था, वहाँ के लोग खरीद और बेचने के लिए, खरीदने और बेचने के लिए यानी कि क्रय विक्रय के लिए किसका यूज करते थे? कौड़ियों का यूज करते थे, ठीक है। श्रावस्ती स्थित जो जेतवन, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्योंकि यूपी में है। तो श्रावस्ती में स्थित जेतवन विहार है। निःशुल्क चिकित्सालयों की उसने प्रशंसा की। श्रावस्ती में जेतवन विहार है, वहाँ पे निःशुल्क चिकित्सालय हुआ करता होगा, तो उसने अपनी किताब में वहाँ की प्रशंसा की। पाटलिपुत्र में उसने अशोक का राजमहल देखा था। उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया उसने, कि जो अशोक का राजमहल है उसको देवताओं ने बनवाया है। यह कुल 15 वर्षों तक भारत में रहा। कब से कब तक रहा? देख लीजिए, 399 से 314 यानी कि 399 से 414, 399 से 414 ईस्वी तक का भारत में रहा। इसकी पुस्तक कौन सी थी? इसकी पुस्तक में तत्कालीन गुप्त शासक चंद्रगुप्त का कोई भी उल्लेख नहीं था। अब आ जाइए, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कौन कौन से थे? बस आपका चंद्रगुप्त समाप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त के अभिलेख कौन कौन से थे? तो मथुरा स्तंभ है। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम अभिलेख कहाँ पे मिला? मथुरा अभिलेख में मिला। उदयगिरि गुहालेख, उदयगिरि गुहालेख यह चंद्रगुप्त के संधि विग्रहक वीरसेन शैव का है। आप नहीं याद करना है आपको इतना। इनका दूसरा संसारिक महाराज था जो कि मालवा का गवर्नर। ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको याद करना है मथुरा स्तंभलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का, उदयगिरि गुहालेख चंद्रगुप्त द्वितीय का, मेहरौली किससे संबंधित है? मेहरौली लौह स्तंभ किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। कभी कभी एक छोटा सा प्रश्न पूछ दिया जाए,
मेहरौली लौह स्तंभ के बारे में कभी कभी एक छोटा प्रश्न पूछ दिया जाता है, एक बार आप देखते चलिए। मूल रूप से यह व्यास नदी की एक पहाड़ी पर स्थित था। जो मेहरौली का लौह स्तंभ था ये मूल रूप से व्यास नदी, ठीक है, कि एक पहाड़ी थी वहाँ पर स्थित था, जिसे दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर, दिल्ली के राजा थे अनंगपाल तोमर ने उसके मूल स्थान से हटाकर, यानी कि उस पहाड़ी से हटा कर के दिल्ली के मेहरौली, दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, वहाँ पर स्थापित करवा दिया। तब से यह एक मरणोत्तर अभिलेख है, अर्थात यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के मरने के पश्चात लिखा गया अभिलेख है। कौन सा? मेहरौली लौह स्तंभ। इसमें वर्णन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु नदी को पार कर वाहलिकों यानी कि परवर्ती कुषाणों को हराया था। उसने सिंधु नदी यानी कि जो इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है उसको पार करने कर वाहलिक यानी कि जो परवर्ती कुषाण थे उनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। तो ये 3 अभिलेख हो गए, मथुरा स्तंभ, उदयगिरी और मेहरौली, ठीक है। सांची और गढ़वा लेख। सांची का अभिलेख या सांची लेख यह चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकार्धव बौद्ध का है। जो सांची का लेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति थे आम्रकार्धव बौद्ध। इसमें क्या है, इनकी जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों का वर्णन है, जो उनका ग्रामीण एरिया होगा, किस तरह से डिवाइडेशन होता होगा, कैसे गांव में काम चलता होगा, किस तरह से गांव में शासन चलता होगा, तो वो उसका जो है पूरा डिटेल इसमें है। गढ़वा लेख। गढ़वा लेख यह अभिलेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चूँकि ये उत्तर प्रदेश में है, फिर से वही बात आ जाती है। गढ़वा लेख उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। यहाँ से गुप्तों के 4 यानी कि गुप्त वंश के 4 अभिलेख प्राप्त हुए, जिनमें से एक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का और 2 किसके हैं, कुमारगुप्त के, और एक संभवतः किसका होगा, स्कंदगुप्त का। तो जो गढ़वा का लेख है वहाँ से गुप्त वंश के 4 राजाओं के लेख प्राप्त हुए। एक अभिलेख उनमें से चंद्रगुप्त का है, 2 अभिलेख कुमारगुप्त के हैं और संभवतः माना जाता है कि एक अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का रहा है। तो ये तो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख जो कि आपकी पीटी की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट थे। और बस ये थे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में फुल जानकारी। इससे संबंधित एक भी प्रश्न चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो इस टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, आप लिख करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं तो उसके बारे में भी आप अपना रिव्यू ज़रूर दें। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।